दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न हमारा डिस्कस हो रहा है ये प्रश्न है क्लास 10th बेस पे। लेकिन आप लोगों से हम बताना चाहेंगे कि हाल ही में आरपीएफ के कांस्टेबल की भर्ती के लिए बच्चों को तैयारी करना होगा। तो मैं बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जैसे कि आयु संख्या, दिन, चाल, समय और मेंस्ट्रुएशन संबंधी प्रश्नों को जो पूछा जाएगा वो हर सारे प्रश्न हम बताएंगे जो रेलवे से रिलेटेड आरपीएफ के कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन जो हाई स्कूल के सिलेबस से उठा के दिए जाएंगे। जहाँ तक कि मेरा अपना अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको शेयर करेंगे। दोस्तों एक बार जरूर इन प्रश्नों का आप लोग अध्ययन करिए। तो आज का हमारा प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, सॉल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे। किसी त्रिभुज के तीनों कोण, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए बी सी। ओके, और हमें ये पता है कि त्रिभुज के जो 3 कोण हैं इन तीनों कोणों का अनुपात दे दिया है, मतलब A/B/C = 1:2:3। अगर हम चाहें इनको अलग अलग करना चाहें तो ये होगा हमारा x b = 2x एंड c = 3x। x कांस्टेंट है। ओके, अब देखिए, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब a + b + c = 180, मतलब x + 2x + 3x = 180। ऐड कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 6x = 180, जिसे लिख सकते हैं x = 180/6, यानी x = ये हो जाएगा 60। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, उस त्रिभुज के अलग अलग कोणों का मान होगा, मतलब a = x डिग्री, b = 2x डिग्री और c = 3x डिग्री। x की जगह पे हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, 2 × 30 यानी 60 डिग्री, 3 × 30 यानी 90 डिग्री। तो उस त्रिभुज के तीनों कोणों का अलग अलग मान होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। दोस्तों अब ये अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछते कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो उस प्रश्न का जवाब आपको मैक्सिमम 50 सेकंड में देना होगा। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हो और आपको बताना हो कि वो अलग अलग त्रिभुज कितने होंगे, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अलग अलग त्रिभुजों को बताने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको क्या करना होगा कि वो कोण कितने डिग्री के हैं। ओके, तो मैं आपसे बता दूं बच्चों, ध्यान दीजिए आपको, अगर आपको बताना हो बिना सॉल्व किए, ज्यादा लंबा, ये तो हाई स्कूल के बेस पे हमने बता दिया कि इतना बड़ा ऐसे होगा क्योंकि बोर्ड के पेपर में लिखना पड़ता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 30 सेकंड में बताना हो, 50 सेकंड में बताना हो कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे दिया गया है और उस त्रिभुज का अलग अलग कोणों का मान बताइए, तो दोस्तों यहाँ पहला कोण होगा, ध्यान दीजिएगा a। सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 होगा। इसमें हम 180 से, इससे हम 180 से भाग देंगे और 1 से गुणा कर देंगे, ये होगा हमारा 30। फिर हम b लिखेंगे, 180 में 6 से भाग देंगे, 2 से गुणा करेंगे, ये होगा हमारा 60। और फिर हम c के लिए 180 में 6 से भाग देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ये होगा हमारा 90। तो ये कोई भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछता है क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दे दिया है तो अलग अलग उन कोणों को बताइए, तो दोस्तों हम आपसे बता दें अलग अलग वो कोण
मतलब कि उन तीनों अनुपातों को जोड़ लेंगे और 180 से भाग दे देंगे और फिर उन एक एक अनुपात का उसमें गुणा कर देंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ओके, याद लीजिए क्लास 10th UPSC मैथमेटिक्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपको हर प्रश्नों का, हर वर्ड प्रॉब्लम को एक बहुत आसान मेथड से समझा के बढ़िया से बढ़िया तरीके से हम आपको क्वेश्चन को बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, संख्या है, सॉरी क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, अगर कोई मैथ का प्रश्न हो और उसे सॉल्व करना हो तो मैथ के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि उस प्रश्न को समझना है। अगर वो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एक दो अंकों की एक संख्या बनाएंगे। लेट माना दो अंकों की एक संख्या एक्स रही है, दो अंकों की एक संख्या एक्स रही है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। मतलब दहाई में 10 होता है और इकाई में इकाई का अंक अकेले होता है। तो दो अंकों की एक संख्या हमने मान लिया एक्स वाई मतलब 10x प्लस वाई। प्रश्न के मुताबिक दो अंकों की एक संख्या तो हमने मान लिया, आगे कहता है उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। दोस्तों, जब इसके अंकों को उलट देंगे तो कौन सी संख्या बनेगी? अंकों को उलटने से बनी संख्या। ध्यान दीजिए, अंकों को अगर उलट देंगे तो x की जगह y और y की जगह x हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा आपका yx, जिसे हम कह सकते हैं 10y प्लस x। तो संख्या तो हमारी 10x प्लस y है, लेकिन जब अंकों को हम उलट देते हैं तो 10y प्लस x हो जाता है। अब कह रहा है कि संख्या का योग 66 है, मतलब इसे और इसको जोड़ दें तो 66 में। तो प्रश्न के अनुसार इसे और इसे ऐड करना पड़ेगा। ये होगा 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x, ये सब लिख देंगे 66। 10x प्लस x ये होगा 11x और 10y प्लस y ये भी होगा आपका 11y 66। 11 को अगर दोनों से कॉमन करते हैं तो ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू 66। इस 11 से 66 कट जाएगा, 6 बना x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या क्या कीजिए। मतलब दो अंकों की जो संख्या हमने x y लिया है, इन दोनों का आपस में डिफरेंट 2 दे रहा है, तो इसे भी हम मान लेते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका दूसरी इक्वेशन तैयार हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए तो x और x 2x होगा, लेकिन y और y प्लस माइनस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 8/2, जिसे लिख सकते हैं हम 4। इस 2 से ये 8 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब किसी भी समीकरण में, यानी समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो x की जगह अगर आप 4 लिख लेते हो तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 यानी y इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी y इक्वल टू 2। ओके दोस्तों, वह संख्या आपका होगा x y मतलब 4 2। वह संख्या क्या हो जाएगी? x की जगह 4 और y की जगह पे 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 24
इसको हम पलट के लिखें, जैसे वाई एक्स बनाने की कोशिश करें तो ये 24 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा जो यहाँ दिया है। और देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है, ठीक है, इसलिए हमारा एक्चुअल आंसर होगा 42। ओके, तो दोस्तों देखिए ऐसे प्रश्नों को, चाहे प्रश्न कितना डिफिकल्ट दिख रहे हैं, अगर प्रश्न को बार बार पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद उसे समझने की कोशिश किया जाए तो वो प्रश्न हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस पर आप डिस्कस करिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ओके, ध्यान दो बच्चों, ये प्रश्न बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक है, बस समझना है आप लोगों को, और आसानी से एकदम धैर्यपूर्वक शांति बनाए रखिए और ठीक से समझने की कोशिश करिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर कम हो जाता है। उस मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रश्न को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ेंगे तो वो आसानी से आपके दिमाग में समझ में आएगा। फिर एक बार हम रिवाइज करते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसे साफ कैसे करते हैं, लिखते हैं, लेट माना आयताकार मैदान की लंबाई, एग्जाम में आप लोगों को भी ऐसे सजा के लिखना होगा। माना आयताकार मैदान की लंबाई x मीटर और आयताकार मैदान की चौड़ाई y मीटर। पहला कथन कहता है कि यदि उसकी लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी जाए, ध्यान दीजिए, लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, इस कंडीशन को देख लीजिए। तो पहला कंडीशन के अनुसार, लेकिन इसके पहले हम इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x इंटू वाई वर्ग मीटर। अब देखिए पहले कंडीशन के अनुसार जब उसकी लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि होती है तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। लिखेंगे यहाँ पे लंबाई में 2 मीटर, यानी 2 मीटर की कमी करनी है हमें, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 मीटर, और चौड़ाई देख लीजिए, उसका चौड़ाई में आपका 2 मीटर की वृद्धि कर देनी है, यानी y प्लस 2 मीटर। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी 10 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई x माइनस 2 गुणे x प्लस 2 बराबर x वाई प्लस 10, क्योंकि 10 वर्ग मीटर बढ़ गया ये। अब इसका अगर इसमें हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 2x 2y और माइनस 4, ये होगा एक्स वाई प्लस 10। अगर आप इक्वेशन बना लेंगे तो किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये होगा x माइनस वाई, और ये 4 प्लस 10 हो जाएगा, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 14। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट आपको तैयार हुआ। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगला स्टेप ये क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप में ये कहता है कि यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई में 2 मीटर की, यानी x प्लस 2 मीटर, और चौड़ाई में 2 मीटर की कमी, सॉरी 3 मीटर की कमी कर दें, चौड़ाई यानी y माइनस 3 मीटर,
तो उसका क्षेत्रफल जो है 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। ध्यान से देखिए इसका। अब फिर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x + 2 और गुणे में y - 3 लंबाई गुणे चौड़ाई और xy - 45 गुणा कर लीजिए दोस्तों। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका xy - 3x फिर प्लस 2y - 6 इक्वल टू xy - 45 xy से xy कैंसिल 3x और ये हो जाएगा प्लस 2y इसको इधर करिए -45 और प्लस 6 ये आपका 3x + 2y और ये हो जाएगा आपका 15 में से 6 माइनस कीजिए 9 और ये होगा 3 और माइनस का हो जाएगा ये 39। अगर माइनस यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 3x और यहाँ -2y = 39। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर आप चाहें यहाँ से लिख सकते हैं x = 7 + y इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो x का वैल्यू आया है वो इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप समीकरण 1 से x = y + 7 रखने पर रखिए। इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ हम बताते हैं आपको। ध्यान दीजिए, अब ये यहाँ पर 3 और x की जगह पे लिख लेंगे 7 + y और -2y = 39। इसका अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 21 और ये 3y - 2y = 39। अब इसको तो हम इधर कर लेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y होगा 39 - 21 ये हो जाएगा आपका 18 y का वैल्यू। अब y के वैल्यू को समीकरण 1 में रख दिया जाए तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से दोस्तों x = 7 + y मतलब 7 + 18 यानी ये हो गया 25 मीटर। ओके, अब उस आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई ध्यान दीजिएगा। आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर, आयताकार मैदान की चौड़ाई 80 मीटर। दोस्तों ये आप लोगों का हुआ आंसर। इस तरह आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बस क्वेश्चन हमको ठीक से समझना चाहिए। अगर हम प्रश्न को ठीक से समझ पाए तो अगर हम किसी भी प्रश्न को ठीक से समझ लेते हैं तो वो प्रश्न सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। प्रश्न तभी सॉल्व नहीं हो पाते हैं जब उस प्रश्न को हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अभी ये जैसे हमने बार बार कहा कि किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है, बार बार उसे स्टडी करना पड़ता है, बार बार उसे हमें याद करना पड़ता है। यानी बार बार पढ़ने का मतलब ये है कि वो प्रश्न हमारे दिमाग में घर बना ले, वो प्रश्न हमारे दिमाग को ठीक से समझ में आ जाए। अगर दिमाग हमारा उस प्रश्न को ठीक से समझ लेता है तो उसका सबसे पहले वो इक्वेशन तैयार करता है, और जब हम अपने दिमाग में प्रश्न का इक्वेशन तैयार कर लेते हैं तो उसे हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। तो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही ये बेहतरीन तरीका है कि जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है उस प्रश्न को बार बार पढ़िए। फिर आप कहेंगे सर तो कह रहे हैं प्रश्न को बार बार पढ़ने से क्या होता है, तो बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो एक छोटा सा काम होगा, प्रश्न आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा। और प्रश्न आपको जब रट जाएगा, याद हो जाएगा बार बार पढ़ने से, तो वो अपने टीचर से आप जब आप उससे जाकर डिस्कस करोगे, पूछोगे, तो वो प्रश्न आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो प्रश्न आपको रट गया है। और जब तक वो प्रश्न आपके दिमाग में रट ना जाए, आपके एकदम दिमाग में फिक्स ना हो जाए, तब तक आप उस प्रश्न को समझने में असमर्थ रहोगे। दोस्तों मेरा राय मानो, जब भी प्रश्न समझ में ना आए तो उससे बार बार पढ़ना स्टार्ट करो, 2 बार 4 बार 5 बार करने का प्रयास करो, फिर एग्जाम्पल चेक करो, फिर अपने टीचर से उसके गाइडलाइंस को लो, उसको समझो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमसे आप लोग डिस्कस करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैसेज कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको इस प्रॉब्लम में क्या समझ में नहीं आता है, कैसे समझ में नहीं आता है।
अगर आप लोग डिस्कस करोगे तो मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा किसी बात को समझाने में, किसी बात को बताने में। ओके, ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक कमरे की चौड़ाई 3 मीटर कम व लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो कमरे का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर कम हो जाता है। यदि किसी कमरे की चौड़ाई 3 मीटर यदि किसी कमरे की चौड़ाई 3 मीटर कम व लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर कम हो जाता है। वहीं पर यदि उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 3-3 मीटर यानी 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। बताइए कि उस कमरे का लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। ध्यान दीजिए, हम आपको बताते हैं दोस्तों उसका लंबाई और चौड़ाई। सबसे पहले हम मानेंगे हल में, माना कमरे की लंबाई x मीटर और कमरे की चौड़ाई y मीटर। ओके, पहली कंडीशन के अनुसार पहला स्टेप हम लेके चलते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर फर्स्ट कह रहा है चौड़ाई 3 मीटर कम की कर दी जाए। यदि चौड़ाई 3 मीटर कम करते हैं तो ये होगा y-3 और यदि लंबाई 3 मीटर बढ़ा देते हैं तो ये होगा x प्लस 3 मीटर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई xy। तो यहाँ कह रहा है कि अगर कमरे की चौड़ाई को 3 मीटर कम करते हैं और लंबाई को 3 मीटर बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल ऑलरेडी 18 वर्ग मीटर घट जाता है। यहाँ दे दिया 18 वर्ग मीटर घट जाता है। तो क्षेत्रफल पहले तो एक्स वाई था, बाद में 18 उसमें से कम हो जाता है। तो इसमें ये लिखेंगे, इसकी लंबाई है x प्लस 3 और चौड़ाई y-3 और ये आपका xy-18। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा xy-3x प्लस 3y-9 इक्वल टू xy-18। xy से xy कट जाएगा, ये माइनस का 3x प्लस 3y, इसको अगर इधर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 9-18। इसी से अगर इसको माइनस कर दिया जाए दोस्तों, 3 कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस वाई और ये हो जाएगा -9। माइनस माइनस कैंसिल, 3 9 होगा। यहाँ पे आपको x माइनस वाई इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, अब हम दोस्तों आपको यहाँ पे इसका दूसरा स्टेप बताते हैं। क्या है दूसरी स्टेप है, यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, लंबाई और चौड़ाई दोनों को 3-3 मीटर बढ़ा दिया जाए, मतलब x प्लस 3 और y प्लस 3 मीटर, तब उसका क्षेत्रफल जो होता है वो पहले से 48 वर्ग मीटर अधिक हो जाता है। तो यहाँ भी आप लंबाई और चौड़ाई लिखेंगे, x प्लस 3 और y प्लस 3, ये हुआ xy प्लस 48। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे xy प्लस 3x 3y प्लस 9 इक्वल टू xy प्लस 48।
एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x प्लस 3y 48 माइनस 9 इसको इधर कर देंगे, 3 कॉमन करेंगे x प्लस वाई हो जाएगा। और अगर यहाँ से इसको माइनस करते हैं दोस्तों तो यहाँ से कैरी करेंगे 18 में से 9 माइनस करेंगे 9 और ये होगा आपका 3 से 39 कटेगा, x प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 30 इक्वेशन 2। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला इक्वेशन हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 13 है 13 है। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को लेके सॉल्व करते हैं, अगर हम इन दोनों समीकरणों को लेके सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए, पहला समीकरण ये, दूसरा ये। पहला है x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 9। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि किसी भिन्न के अंश व हर में एक जोड़ने पर भिन्न 4/5 हो जाती है। यदि अंश व हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए इसे आसान तरीके से सीखेंगे बच्चों, क्योंकि ये एग्जाम में अवश्य ही आपके पूछेगा, बोर्ड में तो पूछेगा ही, लेकिन जो कंपटीशन इस समय चल रहा है आरपीएफ के लिए, बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसे प्रश्न। मैं केवल उन प्रश्नों को बताऊंगा जो 9th हाई स्कूल 8 11 से निकाल के और कंपटीशन के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए एक बार और फास्ट। आपका सॉल्यूशन होगा लेट, माना कोई भिन्न है, माना कोई भिन्न x बाई वाई है जिसका अंश x है और हर y है। कहा जा रहा है कि अंश, यहाँ पे कहा जा रहा है अंश व हर में एक जोड़ने पर, मतलब अंश में भी एक जोड़ लीजिए और हर में भी एक जोड़ लीजिए, जिससे कि ये भिन्न 4/5 हो जाती है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा x प्लस 1 और ये होगा 4y प्लस 1। आप लिख सकते हैं 5x प्लस 5 और ये होगा 4y प्लस 4। इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 4y, इधर आ जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा ये आपका -4 प्लस 5 जिसे लिख सकते हैं हम 5x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यदि अंश व हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, मतलब x हर अंश में से एक घटा लीजिए और हर में से भी एक घटा लीजिए, तो वो भिन्न हो जाती है हमारी 3/4। दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा आपका x माइनस 1 और फिर ये y माइनस 1, 4x माइनस 4 3y माइनस 3। इसको भी फिर से जाकर लिख सकते हैं 3x माइनस 3y माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आइए, यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिल गया बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा और x और y का मान ही हमारा आंसर होगा। तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि पहला इक्वेशन है बच्चों 5x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। आइए x की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस, और 3 1 जा 3 और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हो जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये होगा 3 5 15 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ माइनस लगा के, तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 तो ये माइनस होगा और 4 4 जा 16 और ये माइनस आएगा तो ये इतना हो जाएगा, मतलब ये होगा आपका 7 और नीचे हो जाएगा 1, मतलब x की वैल्यू 7। और y की अगर वैल्यू बात करें तो माइनस में y की वैल्यू फाइंड की जाती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, y की वैल्यू के लिए 1 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो ये होगा माइनस का 5, फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4। ओके, अब ये नीचे हो जाएगा इसका 15 प्लस माइनस 15 प्लस 16, जिसको हम लिख सकते हैं -9/1 और बाहर आपका माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 9 हो जाएगा। तब
आप लिख सकते हो दोस्तों कि तब वह भिन्न होगी, मतलब जिस फ्रैक्शन की बात करते हैं फ्रैक्शन, मतलब वह भिन्न होगी x बाई वाई, x की वैल्यू है आपकी 7 और y की वैल्यू है 9। ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया। तो दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को इतने बार पढ़िए कि वो आपके दिमाग में एक अच्छा कॉम्बिनेशन, अच्छा एक इक्वेशन तैयार कर ले, और जब वो कोई भी प्रश्न हो, जब दिमाग में इक्वेशन बन जाता है तो उस प्रश्न को सॉल्व करना बड़ा ही ईजी हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। दोस्तों आपसे बता दें कि ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, केवल अगर गौर से देखा जाए और ठीक से पढ़ा जाए तो। ओके।